नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विगत कई अंकों से मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की विभिन्न धाराओं पर परिचर्चा कर रहा हूँ। अब तक मैंने कुल 1 से लेकर 23 धाराओं की चर्चा की है। उस संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। मैं एक बार पुनः कहूँगा अपने दर्शकों से कि जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 का अध्ययन करें तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एडिशन भी साथ में रखें, क्योंकि कभी कभी हिंदी एडिशन में निहित उपबंधों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वैसी स्थिति में दोनों को अंग्रेजी एडिशन के साथ मिलाकर पढ़ने में हमें सुविधा होती है, हम चीज़ों को समझ पाते हैं। अब मैं पुनः लौटता हूँ आज के अंक पर, और आज मैं धारा 24 की विस्तृत चर्चा करूंगा। धारा 24 अध्याय 3 का ही एक अंग है, जिसके भिन्न उपबंधों की चर्चा मैंने पूर्व में की है। तो धारा 24 का जो हेड है धारा 24 का वह कहता है कि पंजीकृत सोसाइटी और उसके लेनदारों के बीच सुलह मंजूर करने की निबंधक की शक्ति। सिर से ही स्पष्ट है कि यह सुलह मंजूर करने की जो निबंधक की शक्तियाँ हैं उसके बारे में प्रावधान करता है, उनका उल्लेख करता है। अब मैं धारा 24 क की उपधारा 1 पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि यह क्या कर रहा है। इसमें वर्णित है कि इस अधिनियम के अधीन किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी पंजीकृत सोसाइटी और उसके लेनदार अथवा उसके किसी वर्ग में सुलह अथवा व्यवस्था प्रस्तावित होगी, वहाँ निबंधित सोसाइटी अथवा किसी क्रेडिटर अथवा ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसके विषय में परिसमापन का आदेश पारित हो चुका हो, परिसमापक के आवेदन पर लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग की यथास्थिति बैठक उस स्थिति से बुलाकर संक्षिप्तता संचालन कर सकेगा जो नियमों द्वारा विहित होगी। 24 क की धारा उपधारा 1 की मैंने चर्चा की, जो बैठक बुलाने की प्रक्रिया की चर्चा करता है और परिस्थिति की चर्चा करता है कि किस परिस्थिति में बैठक बुलाई जा सकेगी। और मैं 24 क की उपधारा 2 पर आता हूँ। यह कहता है यदि वैल्यू में मूल्य में 3/4 का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिसंरक्षक लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग स्वयं अथवा प्रॉक्सी के द्वारा बैठक में उपस्थित होकर, स्वयं उपस्थित हों या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हों, बैठक में उपस्थित होकर किसी सुलह या व्यवस्था के लिए सहमत हो, तो वह सुलह या व्यवस्था निबंधक के आदेश से मंजूर हो जाने पर यथास्थिति सारे क्रेडिटर्स के वर्ग पर या क्रेडिटर्स पर तथा सोसाइटी पर भी अथवा वैसी सोसाइटी की दशा में जिसके विषय में परिसमापन आदेश पारित हो चुका है, लिक्विडेशन का आदेश पारित हो चुका है, परिसमापक पर तथा उन सारे व्यक्तियों पर इन्हें धारा 44 की उपधारा 3 की कंडिका ग के अधीन कार्य करते हुए परिसमापक ने सोसाइटी की आस्तियों में अंशदान करने की उम्मीद की है, अपेक्षा की हो, बाध्यकारी होगी। यह प्रावधान 24 क की उपधारा 2 बताता है कि निबंधक की अनुमति मिलने के बाद यह बाध्यकारी हो जाएगी, जो निर्णय है। अब मैं 44 क की उपधारा 3 पर आता हूँ। यह क्या वर्णन करता है, इसको देखने की जरूरत है। इसमें उल्लेख है कि यदि किसी समय निबंधक को ऐसा समाधान हो जाए कि निबंधित सोसाइटी और उसके लेनदारों तथा उनके किसी वर्ग के मध्य किसी सुलह अथवा व्यवसाय में जो बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 1942 की आरंभ तिथि को प्रवित विधि के अनुसार अंतिम हो चुकी थी, अथवा जिसे इस उपधारा 2 के अधीन निबंधक ने तिथि के बाद मंजूर कर लिया था, सोसाइटी अथवा उसके लेनदार अथवा लेनदारों के कथित वर्ग के हितार्थ नवीन सुलह या व्यवस्था करके पुनरीक्षित अथवा प्रतिस्थापित करना आवश्यक है, तो वह स्वेच्छा से अथवा सोसाइटी अथवा किसी लेनदारों के आवेदन पर यथास्थिति लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग की वैसी स्थिति से बैठक बुलाकर संचालित करने का आदेश दे सकेगा जो नियमों के अनुसार विहित होगी और यदि मूल्यानुसार 3/4 का प्रतिनिधित्व करने वाले
असंख्य लेनदार अथवा लेनदारों का वर्ग यथास्थिति स्वयं अथवा प्रोक्षी के द्वारा बैठक में उपस्थित होकर पूर्ववर्ती सुलह व्यवस्था में पुनरीक्षण अथवा किसी नवीन सुलह अथवा व्यवस्था के लिए सम्मत होवे तो निबंधक वैसी पुनरीक्षित सुलह अथवा व्यवस्था को मंजूरी दे सकेगा। जो स्पष्ट है कि 24 का की उपधारा 3 जो निर्णय पूर्ण हो चुका है उसके पुनरीक्षण के शर्तों का निर्धारण करता है और किस परिस्थिति में उसमें पुनरीक्षित उसको रिवाइज जा सकता है, इसकी चर्चा करता है। अब मैं 24 का की उपधारा 4 पर आता हूँ। यह कहता है कि उपधारा 3 के अधीन कोई भी पुनरीक्षित सुलह अथवा व्यवस्था अथवा नवीन सुलह या व्यवस्था उस समान रीति से तथा उन समान शर्तों के अध्ययन नई सुलह या व्यवस्था के द्वारा पुनरीक्षित अथवा प्रतिस्थापित की जा सकेगी, जिस रीति से तथा जिन शर्तों के अध्ययन कोई सुलह या व्यवस्था नई सुलह अथवा व्यवस्था के द्वारा उपधारा 3 के अधीन पुनरीक्षित अथवा प्रतिस्थापित की जा सकती है। उपधारा 3 में क्या प्रोविजंस था, हमने उसकी चर्चा की। अब 24 का 4 कहता है कि उसका करते हुए पुनः पुनरीक्षित किया जा सकता है या नया सुलह किया जा सकता है। अब मैं अब 24 क की उपधारा 5 पर आता हूँ। यह कहता है उपधारा 3 अथवा उपधारा 4 के अधीन निबंधक द्वारा स्वीकृत कोई भी पुनरीक्षित सुलह या व्यवस्था अथवा नई सुलह या व्यवस्था यथास्थिति सभी लेनदार पर या लेनदारों के वर्ग पर तथा सोसाइटी पर भी बाध्यकारी होगी, बाइंडिंग होगी। 24 का 5 बहुत स्पष्ट कर रहा है। अब 24 का उपधारा 6 क्या कहता है, इसको आप देखें। उपधारा 2 के अधीन सुलह या व्यवस्था अथवा उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन पुनरीक्षित सुलह या व्यवस्था अथवा नई सुलह या व्यवस्था किसी न्यायालय में अधिकारिता के अभाव को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर गुण दोष के कारण सेट असाइड, संशोधित, पुनरीक्षित अथवा निरस्त घोषित नहीं की जा सकेगी और न उसे चुनौती दी जा सकेगी। स्पष्ट करता है न्यायालय में अधिकारिता के मामलों को छोड़कर अन्य विषयों पर इसको नहीं कोई संशोधन कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। न्यायालय को बार करता है न्यायालय की अधिकारिता को। 24 का उपधारा 6 और मैं 24 की उपधारा 7 पर आता हूँ। यह कहता है कि उपधारा 1 अथवा उपधारा 3 के अधीन यथास्थिति लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग को बैठक बुलाने के लिए निबंधन का आदेश तथा उपधारा 2 के अधीन सुलह अथवा व्यवस्था अथवा उपधारा 3 के अथवा उपधारा 4 के अधीन पुनरीक्षित सुलह अथवा व्यवस्था को मंजूर करते हुए निबंधक का आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगे। 24 का 6 कहता है कि जो भी स्थिति हो, अंतिम स्थिति जो बने उसका नोटिफिकेशन शासकीय राजपत्र में होगा। तो मोटे तौर पर जो 24 धारा 24 का है वह पंजीकृत सोसाइटी और उसके लेनदारों के बीच सुलह मंजूर करने के निबंधक की सख्ती का वर्णन करता है और दैनिक प्रशासन में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन चूंकि अधिनियम यह दिया हुआ है इसके हमको समझना चाहिए। हो सकता है कि जिस तरह से सहकारी समितियों के कार्य में विस्तार हो रहा है, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो, तो इसको हमको थोड़ा सा जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। अब मैं फिर विदा लेता हूँ। मैं फिर आपसे अगले अंक में मिलूँगा। तब मैं वीडियो में संशोधन संबंधी जो धारा 25 है और धारा 26 है उस पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। आपसे विदा होता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्रचार प्रसार करें, विवेचना करें, ताकि मैं उत्साहित हो सकूं और मैं जितना ऊर्जा खर्च कर रहा हूं वह सार्थक हो सके, मेरा परिश्रम सार्थक हो सके। यह आपके सहयोग पर निर्भर करता है कि मैं अपना काम आगे जारी रख पाऊँगा या नहीं। धन्यवाद।